नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा आसान है। देखो, आप सभी जानते हो कि पिरामिड का शेप कैसा होता है, ठीक है? तो ऐसा होता है पिरामिड का शेप, है कि नहीं? रुकिए, पिरामिड का शेप ऐसा होता है। ये भी पिरामिड है और ये भी पिरामिड ही है, ये भी तो पिरामिड है। हाँ, तो ऐसा कहोगे कि ये अपराइट पिरामिड है, सीधा पिरामिड, और ये इन्वर्टेड पिरामिड है। पिरामिड ही तो है, उल्टा करके पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है। तो ठीक है, पिरामिड है। तो इकोलॉजी में पिरामिड का कंसेप्ट कहां से आ गया? बेसिकली ये कंसेप्ट दिया है चार्ल्स एल्टन ने, इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। फर्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते समय आपके मन में बहुत सारी समस्याएं आएगी, मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, और आप कहोगे कि पिरामिड गलत है, ये भी बोलोगे आप। जो भी मन में आता है मन में ही रखना, बाहर कुछ मत लाना, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं जैसा चार्ल्स एल्टन ने किया है। अगर कुछ गलती है इसमें, अगर कुछ कमी है, तो ये मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, चार्ल्स एल्टन की है। ये उनका डिमेरिट है कि उन्होंने ऐसा कुछ कंसेप्ट दे दिया। लेकिन हाँ, फिर हम इसको पढ़ते क्यों? इसलिए पढ़ते हैं, गलत ही सही, लेकिन काम का चीज है। समझते हैं काम का चीज कैसे है। पहली बात की, इकोलॉजिकल पिरामिड दिया किसने? चार्ल्स एल्टन ने। उन्होंने इकोसिस्टम में पाए जाने वाले फूड चेन के लिए, क्या बोला मैंने? फूड चेन के लिए पिरामिड दिया। तो पहली बात, तो सबसे पहला डाउट आपके मन में आया, सर फूड चेन तो मिलता ही नहीं है इकोसिस्टम में। है डाउट? मैंने कहा था डाउट को बाहर नहीं लाना है, अंदर ही अंदर रखना है। माना कि ये गलत है, ये मेरी गलती नहीं है, ये चार्ल्स एल्टन की गलती है कि उन्होंने पिरामिड क्यों बनाया फूड चेन के लिए, जो नेचर में मिलता ही नहीं। रही बात कि सर फूड वेव के लिए पिरामिड नहीं बना सकते क्या? अरे बना सकते हैं यार, बनाते भी हैं। चार्ल्स एल्टन ने जो बनाया वही आपको पढ़ाया जा रहा है। चार्ल्स एल्टन ने फूड चेन के लिए बनाया है, तो आपको फूड चेन के लिए सोचना है, ठीक है? तो क्या सर फूड वेव के लिए अगर पिरामिड बनाएंगे तो ऐसा ही पिरामिड आएगा जैसा चार्ल्स एल्टन का आता है? नहीं, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। वो आपके लेवल पे आपको नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि आपको तो चार्ल्स एल्टन का पिरामिड पढ़ा है, ठीक है? तो पहली बात, मन में डाउट है कि सर फूड चेन तो मिलता ही नहीं नेचर में, तो फिर पिरामिड कहां से पढ़ा रहे हो? गलत है, गलत नहीं है। ये चार्ल्स एल्टन का डिमेरिट है कि उन्होंने फूड चेन के लिए बना दिया पिरामिड। ना कि पिरामिड में कैसे बनाया उन्होंने पिरामिड। तो आपको पता है कि फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, T1 T2 है, सोन, T1 T2 T3 T4, नॉर्मली T4 तक। तो उन्होंने फूड चेन में पाए जाने वाले अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बायोमास को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब उन्होंने देखा तो पता चला पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। अभी बना के भी देखेंगे पिरामिड। तो पहली बात, तीन बातें कि चार्ल्स एल्टन ने इकोसिस्टम में जो फूड चेन होते हैं, पहली बात तो फूड चेन होते नहीं है, फूड वेब होते हैं। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले फूड चेन के अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है, उसका नंबर, उसका एनर्जी, का बायोमास रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ का प्रेजेंटेशन पिरामिड के फॉर्म में आया। उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो कोई पूछा व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, तो आप कहोगे इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। यही क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड है। इसका मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के हैं, एक नंबर का, एक एनर्जी का, एक बायोमास का। तीनों अलग अलग टाइप का होता है। आज हम नंबर का पढ़ लेते हैं, कल एनर्जी और बायोमास का पढ़ लेंगे। तो आइए समझते हैं। उससे पहले आपको एक बार बता दें, कोई सा भी पिरामिड हो, नंबर का हो, एनर्जी का हो, बायोमास का हो, चाहे वो पिरामिड अपराइट हो, चाहे वो पिरामिड इन्वर्टेड हो, बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा, बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा। बेस के ऊपर हर्बीवोर,
उसके ऊपर कार्निवोर, सबसे ऊपर टॉप कार्निवोर, सबसे ऊपर टॉप कार्निवोर। बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा और बेस हमेशा बॉटम पे रहेगा। क्या कह रहा हूं? बेस हमेशा बॉटम पे रहेगा और बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा। बेस हमेशा बॉटम पे और बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा, चाहे पिरामिड अपराइट हो चाहे पिरामिड इन्वर्टेड। और टॉप पे हमेशा टॉप कंज्यूमर रहेगा और टॉप हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, बेस हमेशा नीचे की तरफ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये देखो कि इसमें ये एक एक लेवल दिख रहा है ना, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। ये एक एक लेवल को पिरामिड में बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार, बार। और एक एक बार एक एक ट्रॉपिक लेवल का होता है। जैसे T1 का है, ये T2 का है, ये T3 का बार है, ये T4 का बार, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग? नंबर का पिरामिड बनाते हैं। और नंबर का पिरामिड बनाने के लिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। फर्स्ट वन, हम लोग नंबर पिरामिड पढ़ते हैं। नंबर पिरामिड, नंबर पिरामिड मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाऊंगा, बाकी सब डायरेक्ट नोट से समझा दूंगा, इजी टॉपिक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कौन सा फूड चेन ले ले? ग्रासलैंड का ले लेते हैं। ग्रासलैंड, फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड, चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्रोड्यूसर को खा रहा है हर्बीवोर, ठीक है। तो हर्बीवोर का यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ग्रास लिखते हैं, यहाँ पे रैबिट लिखते हैं, यहाँ पे वॉल्फ लिखते हैं और यहाँ पे लाइन लिखते हैं। अब आप एक ऐसा डाटा लो, नंबर का पिरामिड पढ़ रहे हो आप, नंबर लिखो सबका। एक ऐसा डाटा लो जो प्रैक्टिकली सुटेबल हो, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 10,000 ग्रास, 10,000 ग्रास को खाएगा 100 रैबिट, चलेगा। 100 रैबिट को खाएगा 10 वॉल्फ और 10 वॉल्फ को खाएगा एक लायन। ये एक सुटेबल प्रैक्टिकली पॉसिबल एग्जांपल है। अब आप क्या करो, ऑर्गेनिज्म के जितने नंबर हैं उस नंबर के हिसाब से बार तैयार करो, पिरामिड का बार तैयार करो। और फिर कह रहा हूं, प्रोड्यूसर हमेशा बेस पर, तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसका नंबर कितना है? 10,000। तो देखो 10,000 के लिए इतना चौड़ा बनाए, चौड़ाई पे जाना, हाइट पे मत जाना, चौड़ाई पे जाना। 10,000 ग्रास, चलो रैबिट उससे कम है तो 100, 100 इतना, ये 100। फिर कह रहा हाइट पे मत जाना, खाली चौड़ाई पे जाना। देखो चौड़ाई घट गया, 10 उससे कम, लायन 1। फिर कह रहा हूँ हाइट पे मत जाना, हाइट तो बस पिरामिड दिखाने के लिए। अब आप इस सबको ज्वाइन करो, देखो एक पिरामिड जैसा शेप आपको तैयार हो जाए, दिखेगा। कैसा पिरामिड है? अपराइट। तो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से? क्वेश्चन क्या आएगा कि फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसका नंबर का पिरामिड कैसा होता है? रटना नहीं। कुछ बच्चे तो इसको छत पे दौड़ लगा के रटते हैं, अपराइट अपराइट। अरे भैया बना लो ना, बना लो ना। रही बात कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको अभी लिखा है बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ग्रासेस ले आया है, 6 मिलियन ग्रासेस। देन यहाँ पे कुछ डाटा, यहाँ पे कुछ डाटा, और यहाँ पे जाके 3 लाइन दिखाया है। और उसके बाद एनसीईआरटी ने एक लाइन कंक्लूड किया है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल से ये आप समझ सकते हैं कि 6 मिलियन ग्रासेस जो सोलर एनर्जी से अपना प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्टिविटी बना रही है, वो 6 मिलियन ग्रासेस से अल्टीमेटली 3 टॉप कंज्यूमर ही उस इकोसिस्टम में रह सकता है। तो इसका मतलब बच्चा क्या सोच लेता है कि लाइन घास खाएगा? कितने बच्चों ने ऐसा सोचा? खड़ा करो तो। एनसीईआरटी ने लिखा कि 6 मिलियन ग्रासेस 3 टॉप कंज्यूमर को इकोसिस्टम में रहने की फैसिलिटी दिला सकता है। तो बच्चा सोचता है 6 मिलियन ग्रासेस को 3 लाइन मिलके खाएगा। भैया लाइन कभी घास नहीं खाएगा, मर जाएगा तो नहीं खाएगा। कहने का मतलब ये है
कि 6 मिलियन ग्रासेस को इतना रैबिट खाएगा कि उससे इतना वॉल्फ जिंदा रहेगा कि उतने वॉल्फ को 3 लाइन मिलके खा सकता है, बस 3। ये कहने का मतलब है। और अगर आप उस डाटा को, एनसीईआरटी का डाटा को लेके भी अगर आप पिरामिड बनाओगे, अपराइट ही आएगा। अब कई सारे एग्जांपल है, फूड चेन के कई सारे एग्जांपल है। ट्री इकोसिस्टम का बनाओ, तो ट्री इकोसिस्टम का अभिषेक बनाएगा। चलो ट्री इकोसिस्टम, पहले फूड चेन लिखवाओ, अभिषेक जल्दी से। ट्री। ट्री, चलो ट्री लिखा, उसके बाद सर सर T2। अरे भौंट, नाम बोलना, T2 पे कौन है? क्या ऐसा? पढ़, पढ़ाई कर। प्रतीक, बर्ड। बर्ड, उसके बाद जो पैरासाइट होगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट, पैरासाइट, ठीक है। चलो नंबर बताओ तो ट्री का। ट्री तो सिंगल होगा। ट्री अप्रोक्सीमेटली उस पे कितना बर्ड रह सकता है? मान लो 10 बर्ड है, 10। 100। इंसेक्ट होगा 100। पिरामिड बनाओ, सबसे नीचे वाला चौड़ा बनाए कि सबसे कम नैरो बनाए? नैरो, नैरो। क्या को बोल रहे हैं? सर नैरो। एक उससे ऊपर वाला उससे चौड़ा या उससे नैरो? चौड़ा। हाँ, चौड़ा बनाएंगे। 10। उसके ऊपर वाला उससे चौड़ा या उससे नैरो? चौड़ा। चौड़ा। कैसा पिरामिड हुआ, इन्वर्टेड या फिर अपराइट? इन्वर्टेड। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पिरामिड बहुत रटोगे भूल जाओगे, समझ लो एक बार, एग्जाम में बना लेना, रफ कर लेना साइड में। बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सब एग्जाम्पल यहाँ पे लिख कर टाइम पास करने से बेटर है आपको डायरेक्ट ले चलते हैं नोटबुक पे, टाइम बचेगा। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं कि नोटबुक से पढ़ा रहा हूँ, ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीजें टाइम बचाने लायक है उसका टाइम बचा रहा हूँ, एग्जाम आपका काफी करीब। तो ये देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं उसको। ये सारी बातें मैंने जो बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर का होता है, एनर्जी का होता है, बायोमास का होता है। अच्छा, बायोमास में कौन सा बायोमास होगा बताना जरा, फ्रेश वेट या ड्राई वेट? विवेक, ड्राई वेट का होगा सर। तो एक क्वेश्चन आता है, अच्छा फ्रेश वेट क्यों नहीं होगा अभिषेक? राजेश्वरी, सर फ्रेश वेट में वाटर भी इन्वॉल्व रहता है सर। उसका मेजरमेंट फ्लक्चुएशन शो करता है इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन Yes. कि चार्ल्स एल्टन ने अपने पिरामिड बनाने में कौन सा पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं लिया? नंबर, एनर्जी, ड्राई वेट, फ्रेश वेट। आंसर क्या होगा? फ्रेश वेट। फ्रेश वेट उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये बायोमास ड्राई वेट है। तो ये सारी बातें पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आइए चलते हैं नंबर पिरामिड पे। देख लो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, अपराइट, इन्वर्टेड। ठीक है, आ जाइए। तो ये रहा नंबर पिरामिड। अच्छा एक बार बताओ, नंबर पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 ग्रास है, यहाँ पे 100 रैबिट है, 10 वॉल्फ है, 1 लाइन है। तो क्या हर बार पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या उसका बायोटिक पोटेंशियल को नहीं शो करता है? बायोटिक पोटेंशियल बता चुका हूँ, बता चुका हूँ। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या, कि कितना पैदा कर सकता है। तो क्या ग्रासेस इतना, रैबिट इतना, वॉल्फ इतना, लाइन इतना, ये उसके बायोटिक पोटेंशियल को प्रेजेंट कर रहा है, कर पा रहा है? ये भी क्वेश्चन आता है कि नंबर पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर बायोटिक पोटेंशियल। और यही एग्जांपल की मैं बात कर रहा था। एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो डाटा दे रखा है और इससे कंक्लूजन बात हो चुकी है। देन आइए, फूड चेन ऑफ ट्री इकोसिस्टम मतलब पैरासिटिक इकोसिस्टम, इन्वर्टेड, बात हो चुकी है। चलिए अब आते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है और पिरामिड बनाना है जिसका नाम लूंगा उसको। ये देखिए, फूड चेन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन 1 करोड़ है, जूप्लैंक्टन 50 लाख है, स्मॉल फिश 10,000 है। या तो शार्क होगा तो 3 से 4 होगा, अगर लार्ज फिश होगा तो 100 होगा। ठीक है, दोनों को सोचते हुए आपको बनाना है। चलो कौन बनाएगा? विवेक बनाएगा। हाँ बताओ।
प्रोड्यूसर को कहाँ ले, नीचे या ऊपर? सॉरी, फाइटोप्लैंक्टन को कहाँ ले, नीचे या ऊपर? सर नीचे लेंगे। अरे क्यों फाइटोप्लैंक्टन को नीचे? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है सर, और सर उसका नंबर है जो सबसे ज्यादा है। बार बनाया, 1 करोड़ का ये बार है, ठीक है। मुझे बताओ कि अब जू प्लैंक्टन इसके ऊपर या इसके नीचे, पहले ये बताओ। उसके ऊपर होगा सर। का बार इससे चौड़ा या इससे कम मतलब नैरो? नैरो होगा। स्मॉल फिश उसके ऊपर या उसके नीचे? उसके ऊपर होगा सर, और नैरो होगा। चौड़ा? सर नैरो होगा और उसके ऊपर होगा। या तो लार्ज फिश, ठीक है। ऊपर नीचे और चौड़ा और नैरो क्या? सर उससे नैरो होगा और उसके ऊपर होगा। ठीक है। पिरामिड कैसा आया, अपराइट या इन्वर्टेड? सर अपराइट आएगा। मत रटो ना, मत रटो ना, नोट्स को 2-4 बार पढ़ लो, एडजस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे बना हुआ है अपराइट, कहाँ तक रटोगे? अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कहाँ मिलता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। बात पहले हो चुकी कि नहीं हो चुकी है? पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में मैक्रोफाइट ज्यादा या माइक्रोफाइट ज्यादा? मैक्रोफाइट्स में मिलता है और माइक्रोफाइट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलता है। तो प्रोड्यूसर की नंबर ज्यादा कहाँ होती है? मैक्रोफाइट्स कहाँ नंबर ज्यादा होती है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। बात पहले हो चुकी है। अब आ जाओ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बना लेते हैं। देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जब बोलेंगे ना तो 2 टाइप का फॉरेस्ट होता है। एक होता है नॉर्मल फॉरेस्ट। नॉर्मल फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर के नाम पर फॉरेस्ट बोला है, फॉरेस्ट बोला है, ग्रासलैंड नहीं। फॉरेस्ट में नॉर्मल प्रोड्यूसर में ट्री भी होगा, हर भी होगा, सर भी होगा, सब होगा। देन उसके बाद रैबिट होगा, डियर होगा, ये सब। अब बोलोगे सर आप तो फूड चेन का नहीं बना रहे हो, आप तो फूड वेब बनाने लगे। चलो कोई बात, प्रोड्यूसर के नाम पे तो सब होगा, ट्री भी होगा, ग्रास भी होगा, सब होगा ना। और उन सभी को मान लो रैबिट खा रहा है, और रैबिट को देन आगे वॉल्फ खा रहा है, वॉल्फ को लाइन खा रहा है। बना लो, अब बना लो, कैसा आ जाएगा सोच के देखो। अभिषेक बताओ तो कैसा आएगा? मनी मन बनाओ, फूड चेन और फूड चेन से पिरामिड, कैसा आएगा? बताओ। अपराइट या इन्वर्टेड? सर अपराइट। हाँ, लेकिन जब बोलेंगे ट्री डोमिनेटिंग इकोसिस्टम, यानी कि एक एक ट्री अपने आप में इकोसिस्टम है, कैसा आएगा रिवा? अपराइट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। ट्री डोमिनेटिंग इकोसिस्टम कहाँ? जहाँ ट्री ही ट्री ज्यादा है। तो ये बातें आपको यहाँ लिखी मिल जाएगी। एकदम इजी है यार, मतलब पिरामिड में कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं करोगे तो गलती भी हो सकता है। तो देखो, अब आप बोलोगे सर आप तो ये फूड वेव ले लिए। फूड वेव ले नहीं लिए, ये संभावनाएं हैं कि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर में इन सब में से कोई भी हो सकता है, इन सब में से कोई भी हो सकता है, इन सब में से कोई भी हो सकता है। तो जंगल में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर आप बोलोगे सर क्या सेम पिरामिड ऐसा फूड वेव का भी आएगा? बिल्कुल। यहाँ पे फूड चेन फूड वेव दोनों का पिरामिड एक ही जैसा आ रहा है। और कैसा है ये? अपराइट। मिला के देखो। और ट्री डोमिनेटिंग का कैसा है? इन्वर्टेड। सिंपल है। अब एक क्वेश्चन है, करोगे? ये है क्वेश्चन, which of the following which have inverted pyramid of number? ठीक है, और ऑप्शन है आपके सामने। एक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक है पॉन्ड इकोसिस्टम, एक है लेक इकोसिस्टम, और एक है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और क्वेश्चन है कि किसके पास इन्वर्टेड पिरामिड है? सब लोग अपना अपना आंसर बताइए फास्ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जल्दी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अभिषेक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। विवेक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर।
सर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वैसे तो आंसर कोई सा भी सही नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको एक आंसर तो सही करके आना है, क्योंकि किसी में भी इन्वर्टेड नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल फॉरेस्ट लिखा है केवल, तो फॉरेस्ट होता है जिसमें अपराइट होता है, बट ग्रासलैंड, पॉन्ड और लेक में तो कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता है। नंबर का पिरामिड, नंबर का बोला गया है, हो ही नहीं सकता है। अब मजबूरी है कि हमें यहाँ पे ये फॉरेस्ट कैसा मानना है, ट्री डोमिनेटिंग। ट्री डोमिनेटिंग। डन बढ़ते आगे। अब इस बात को एक्सप्लेन करने, फॉरेस्ट कर दिया, ये क्वेश्चन है 2012 का, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख लेना कि ये फॉरेस्ट तो किसके बारे में है, ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना। अब एक फूड चेन यहाँ पे बनाया गया है, और ये फूड चेन कब का है पता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का है, वो भी समर सीजन में। बात हो चुकी है अपनी पहले, समर सीजन में क्या हाल होती है ट्रॉपिकल डेसिडुअस की, बात हो चुकी है, और आप बना के देखना, उस टाइम वहाँ पे प्रोड्यूसर का नंबर घट जाता है। हेलो, पता है ना। और पिरामिड कुछ ऐसा आएगा। अब ऐसे पिरामिड जहाँ पे नीचे वाला नंबर बहुत कम है इस टाइप से, और बाकी ऊपर वाला बढ़ता जा रहा है, देखो ऊपर वाला बढ़ता गया, ऊपर वाला बढ़ता गया, तो अब आप इसको क्या बोलोगे, इन्वर्टेड बोलोगे या अपराइट बोलोगे। तो देखो इसका एक्चुअल नाम तो होता है स्पिंडल से, इसका एक्चुअल नाम होता है स्पिंडल से, क्योंकि वो इस प्रकार से है कुछ। लेकिन अगर स्पिंडल ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलोगे, इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। अगर स्पिंडल ऑप्शन में नहीं है तो हम पिरामिड को नीचे से देखते हैं। हेलो, हम पिरामिड को नीचे से देखते हैं, नीचे से पिरामिड कैसा है, इन्वर्टेड। और अगर ऑप्शन में स्पिंडल है तो बेस्ट आंसर स्पिंडल होगा। कितने लोग मेरी बात समझ गए, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चले, नीतू जी 2013 पहली बार नीट यूजी हुआ था, उस टाइम क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल फूड चेन है, और आप सभी को इसका पिरामिड बनाना है। जल्दी से बनाइए, छुट्टी कर देंगे, जल्दी सभी लोग बनाइए और आंसर बताइए कैसा आया। अपराइट, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप, कैसा पिरामिड बनाइए जल्दी से, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सर स्पिंडल होगा। सभी लोग को बनाने दीजिए। सर स्पिंडल होगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? स्पिंडल शेप्स। सर स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर, अभिषेक स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर ना, ठीक, बहुत बढ़िया। तुम्हारी अंग्रेजी सुन के ना अंग्रेज नाला ढूंढेंगे कूद के मरने के लिए। हंस रहा है लड़का। रिवा क्या आंसर आया? स्पिंडल। स्पिंडल से, आसान क्वेश्चन है, नीट यूजी 2013 में आया था। हालांकि ये हाइपोथेटिकल फूड चेन है, प्रैक्टिकली भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, चार्ल्स एल्टन तो ऐसा कहते थे या तो अपराइट या तो इन्वर्टेड, तो स्पिंडल शेप कहां से आया? चार्ल्स एल्टन बोलते थे स्पिंडल, सॉरी चार्ल्स एल्टन बोलते थे या तो अपराइट या तो इन्वर्टेड, और हम कह रहे हैं कि स्पिंडल, यानी तो रगड़ा हो गया, कुछ रगड़ा। चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे और हम भी सही हैं, यानी दोनों बातें कैसे हो सकती है भाई, बोल तो रहे हैं वो भी गलत नहीं थे हम भी सही हैं, क्योंकि वो तो फूड चेन का बनाते थे, और वो ऐसा फूड चेन का बनाते थे जो या तो पैरासिटिक फूड चेन का होता या तो ग्रेजिंग फूड चेन का होता। लेकिन आज हमने जो एग्जांपल यहाँ लिया है, अब देखो यहां से यहां तक पैरासिटिक जा रहा है, सर यहां से यहां तक प्रेडेटरी जा रहा है,
और उसके बाद पैरासिटिक जा रहा है। देख रहे हो, मतलब हमने मिक्स कर दिया है। सॉरी, मतलब पहले पैरासिटिक उसके बाद प्रेडेटरी, मतलब हमने पैरासिटिक और प्रेडेटरी को मिक्स कर दिया है। हो सकता है नेचर में ऐसा होता है, मगर वो जब लेते थे या तो ऐसा एग्जांपल लेते थे जो पैरासिटिक फूड चेन हो प्रीडोमिनेटिंग, या तो ऐसा ले जो प्रेडेटरी हो ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का, नॉर्मल फॉरेस्ट का। ओके, अब आ जाइए होमवर्क पे। एनसीईआरटी पेज नंबर 247 से 248, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आपको दो सौ 249 तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ लेना, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए होमवर्क ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? विवेक? नो सर। अतीक? नो सर। नो सर। यस सर। हेलो। अरे बोलिए, क्या डाउट है? यस सर, सर ये पूछना था सर, रेजिलियंस जो होगा सर वो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के मेंटेनेंस को बोलेंगे सर। मेंटेनेंस को नहीं बोलेंगे, बर्बादी होने के बाद रिकवरी को बोलेंगे। यस सर, हो गया। रिभा, कोई डाउट है? नो सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग आप सभी को बता दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।